हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 के चैप्टर ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है? तो जैसे ये सौरमंडल में पृथ्वी, तो सौरमंडल आखिर है क्या? ये जो लिखा हुआ है सौरमंडल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सौरमंडल, ठीक है। तो ये जो वर्ड सौर मंडल लिखा हुआ है, इस सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर है। यानी कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी सौर मंडल में है, यानी कि बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी जैसे जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जो पिंड होंगे, यानी कि जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, क्षुद्र ग्रह होंगे, धूमकेतु होंगे, ये सब के सब क्या होते हैं? सौर मंडल्स में आते हैं। लेकिन अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बात बता दे रहा हूँ। तो सौर मंडल में पृथ्वी बोल रहा है, यानी कि अब ये सौर जो है ना, ये सूर्य से रिलेटेड है, यानी कि सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सूर्य से रिलेटेड है, यानी कि सन से रिलेटेड है। और मंडल, यानी कि इसमें जो है ना, सन हमारा क्या है कि सौर मंडल का हेड होता है। क्या होता है? सौर मंडल का हेड होता है। तो जो ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि जैसे बोल रहा है क्या कि जैसे ले हम एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर लेते हैं, उदाहरण के तौर पे, कि जैसे रात होती है, तो हम रात में क्या करते हैं? गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम छत पे सोने जाते हैं, ठीक है। तो जाते हैं तो देखते हैं क्या कि आकाश जो होती है रातों में बहुत ही क्या होती है? टिमटिमाती है। बहुत सारे हम उसमें स्टार्स को देखते हैं, तारों को देखते हैं। उस तारों के बीच में हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या बार बार हम लोग मून को, चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है। तो रात में ये सब क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस दिखते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को इस पैराग्राफ में ये राइटर बता रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आगे बोल रहा है कि इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि रात को जब हम देखते हैं आकाश को, यानी कि अपने आकाश को देखेंगे रात को, तो बहुत सारे उसमें चमकीली वस्तुएं, और वो चमकीली वस्तुएं क्या है? स्टार्स हैं, तारे हैं। इन तारों के बीच में हम क्या करते हैं? चंद्रमा को भी देखते हैं। तो ये बोल रहा है क्या कि यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन दिखाई पड़ता है? तो हमारा जो चंद्रमा है ये अलग अलग समय पे दिखाई देता है और अलग अलग मतलब कंडीशन में दिखाई देता है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। कभी देखेंगे हम ईस्ट साइड की तरफ है, तो कभी हम देखेंगे वेस्ट की साइड की तरफ चला जाता है। लेकिन कभी दिखता भी नहीं है और कभी फुल दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा है ना, जो आकाश में दिखता है, ये क्या है? ये अलग अलग आकार में भी आता है। अब जैसे मान के चलिए कि हमारा एक फुल, अगर मैं कंप्लीट ये पूर्ण चंद्रमा ले लूं, ठीक है, पूर्ण चंद्रमा ऐसे भी दिखता है आप सबको। और कभी क्या दिखता है, इसमें क्या होता है ना कि थोड़े पार्ट की कमी आती है, ऐसे दिखने लगता है। कभी क्या होता है, अब इससे छोटा हो जाएगा, मान चलिए हाफ हो गया, अब हाफ से भी क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते होते क्या होता है कि एक बार कभी दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो आखिर कोई ना कोई तो ये कंडीशन है ना कि एक दिन कभी पूर्ण दिखता है, एक दिन कभी दिखता ही नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब ये पूर्ण तरीके से दिखता है और कभी दिखता ही नहीं है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी कि जो हमारा चंद्रमा होता है ना, उसके पूरे आकार को, एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण गोलाकार अगर हम उसे देखेंगे तो ये कितने दिनों में देख सकते हैं? तो 1 मंथ में एक बार देख सकते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे कि अब ये बोल रहा है कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या हम इसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो 1 महीने में कंप्लीट यानी कि पूर्ण चंद्र, यानी कि पूरी तरीके से सर्कुलर दिखता है। ये मंथ में एक ही बार दिखता है, यानी 1 महीने पे ही ये क्या होता है, इंटरवल 1 महीने के अंतराल पे ये क्या होता है, दिखता है। तो जैसे ये पूर्ण दिखता है चंद्रमा, तो उस दिन रात को हम क्या बोलेंगे? उस रात को पूर्णिमा की रात बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पूर्णिमा। यानी कि जिस दिन पूर्ण चंद्र दिखेगा वो रात हमारी पूर्णिमा होती है। और फिर कह रहा है यहाँ पे कि 15 दिन के बाद जब इसे नहीं देख सकते, ठीक है, 15 दिनों के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है।
यानी कि हम इसे एक पखवाड़े यानी कि एक चंद्रमा, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मान के चलिए कि आज हम लोग चंद्रमा को फुल देखें, यानी कि हम इसे पूर्ण तरीके से देख लिए, तो यही चंद्रमा 15 दिनों के बाद दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि इस दिन क्या होगा हमारा, इस दिन की रात जो होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो बोल रहा है कि पूर्णिमा, यानी कि जब हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो उस दिन हमारा क्या होता है, पूर्णिमा होता है। और 15 दिनों के बाद हम इस चंद्रमा को पूरी तरीके से देख ही नहीं पाते, यानी कि ये चंद्रमा हमें दिखता ही नहीं है आकाश में। ठीक है, तो यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या की रात होती है। तो जिस दिन ये चंद्रमा कंप्लीट दिखता ही नहीं है ना, तो उस दिन हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, नए चंद्रमा है। क्या है, नए चंद्रमा। क्या है हमारा, ये नए चंद्रमा है। और ये हमारा क्या था जब पूर्ण तरीके से दिखता था, तो ये हमारा पूर्ण चंद्रमा था। और ये जो नए चंद्रमा है ना, हम इसे बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं इसे, अमावस्या की रात बोलते हैं। और अमावस्या की रात होती है, ये क्या होती है, बहुत ही काली रात होती है। यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही मतलब कि डार्क होती है, अंधेरा टाइप की होती है। लेकिन जैसे कि हम ये चंद्रमा कंप्लीट दिखता है, यानी कि पूर्ण दिखता है, और एक दिन दिखता ही नहीं है कंप्लीट। तो जैसे कि अमावस्या यानी कि नए चंद्रमा के दिन ही हम आकाश को ना बहुत ही क्लियर यानी कि साफ तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और उस दिन जो हमारी आकाश होती है ना, एक लगता है ना कि डायमंड यानी कि चमकती हुई, उसके मतलब कि आकाश में ना लगता है कि बहुत सारे डायमंड बिखरे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। कब, वो नए चंद्रमा के दिन ही हम देख पाते हैं। आखिर हम लोग पूर्ण चंद्रमा के दिन ये बातों को क्यों नहीं देख पाते, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए स्टार जो यानी कि जो हमारे तारे जो है ना, वो क्या है, हमसे यानी कि अर्थ से बहुत 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 डिस्टेंस पे है। और जो हमारा चंद्रमा है ये बहुत कम डिस्टेंस पे है। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे हमारा चंद्रमा कितने डिस्टेंस पे है। ठीक, तो ये चंद्रमा जो है ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इतना चमकीला हो जाता है रात को। और इसके पास अपनी लाइट नहीं होती, अपनी ना इसके पास हीट होती है, ना ही ताप होती है, और ना ही इसके पास अपनी प्रकाश होती है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है, ये जो होते हैं लाइट, और यानी कि जो ये प्रकाश होता है और जो इसके ताप होते हैं ना, ये सब सन से लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रात को इतना लाइट करता है ना कि जिससे कि बहुत सारे जो इसके ऊपर स्टार्स है ना, हमें क्या होता है, कंप्लीट नहीं दिख पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट देता है। तो उस दिन चंद्रमा यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पूर्णिमा के दिन लाइटनेस इतना होता है, बहुत टिमटिमाता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाश को निकालता है। इसलिए हम रात उस दिन क्या होता है, आकाश को स्पष्ट तरीके से उतना नहीं देख पाते। लेकिन अमावस्या के दिन हम आकाश को ना कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। और उस दिन ये भी हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जो ये जो स्टार्स हैं यानी कि जो तारे हैं वो क्या होते हैं, आकाश में एक डायमंड की तरह चमक रहे होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा है कि ऐसी रात यानी कि जो अमावस्या की रात होती है, अगर आसमान साफ है, अब ये नहीं कि उस दिन अगर अमावस्या के दिन बादल छाए हुए हैं तो हम आकाश को ऐसे ही टिमटिमाते तारों के साथ देख ले, नहीं नहीं, ये क्या होता है कि पहले वहां पे आकाश आसमान जो होने चाहिए वो पूर्ण तरीके से साफ होने चाहिए, न कि बहुत सारे बादल होने चाहिए। क्योंकि बादल क्या होता है, बहुत ही पास में हम लोग मतलब कि हमसे बहुत ही नजदीक में है, और तारे क्या है, बहुत ही डिस्टेंस पे हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर उस दिन आकाश जो है ना, अगर कंप्लीटली साफ है ना, तो हम उस दिन आकाश को अच्छी तरह से अवलोकन यानी कि देख सकते हैं। अवलोकन का मतलब होता है देखना। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो ये जो लाइन बोल रहा है, अभी मैंने बताया कि आखिर आकाश में जब पूर्ण चंद्र होता है यानी पूर्णिमा का दिन, उस दिन भी हम क्या करते हैं, आकाश को कंप्लीटली तारों के साथ नहीं देख पाते। यही कारण है कि डे में हम लोग चंद्रमा और तारों को नहीं देख पाते, क्योंकि ये जो सन है ना, ये सन के पास खुद की ताप है, खुद की प्रकाश है, और ये इतना लाइट निकालता है ना, जिसके कारण हम ना ही चंद्रमा को ठीक से देख पाते हैं और ना ही उसके ऊपर बहुत सारे जो स्टार्स हैं उसको देख पाते हैं।
तो एक ही कारण है कि आखिर हम दिन में चंद्रमा को और जो बहुत छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं जो हैं आकाश में उसे क्यों नहीं देखते हैं। तो ये कारण है सन यानी कि सूर्य। ये सूर्य के कारण ही हम नहीं देख पाते, क्योंकि दिन के समय में सूर्य की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी कि सूर्य से जो अत्यधिक तेज प्रकाश निकलती है, इसी के कारण हम जो चमकीली वस्तुएं हैं जो रात के समय आकाश में दिखती है, इसी सूर्य के कारण हम उन्हें दिन में नहीं देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में यानी कि आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कहने का मीन्स है कि जो सूर्य होता है, हमारा सन हो गया यानी कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और बहुत सारी चमकीली जो वस्तुएं दिखती है, ये सब के सब क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड है जो आकार में क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। अब गर्म क्यों होगा? उसके पास हीट जाएगा तभी गर्म होगा। अब कह रहा है कि ये गैसों से बने होते हैं, और ये किसी से बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। अगर उसके पास किसी भी खगोलीय पिंड के पास खुद की प्रकाश है और खुद की ताप है, यानी कि वो गैस से बना हुआ है। अब ये जैसे दे रहा, अब सूर्य की बात ही ले लीजिए। सूर्य क्या है हमारा? दो गैसों से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से और हीलियम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यानी कि H और H से मिलके ये बना हुआ है। तो ये गैसेस से बना हुआ है, इसके कारण इसके पास ये बहुत ज्यादा हीट है और इसीलिए गर्म होता है। अब आगे बोल रहा है कि इनके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश। उष्मा का मतलब ताप हो गया, यानी कि इनके पास जो भी वस्तुएं जो गैसों से बनी होती हैं, तो इनके पास खुद की अपनी उष्मा होती है और अपना प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जिन्हें क्या करते हैं? ये बहुत ही मैक्सिमम फॉर्म में ना, बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और जो भी ये पिंड यानी कि जो भी खगोलीय पिंड के से ये सब होता है, यानी कि जो अपनी प्रकाश और उष्मा निकालती है, ये सब के सब खगोलीय पिंड जो है ना, ये तारा कहलाती है। ठीक है, जब अगर ये तारा कहलाती है तो सन के पास भी अपनी उष्मा है, अपनी प्रकाश है, तो हमारा सन भी क्या हो गया? सन भी हमारा एक प्रकार का तारा हो गया, यानी कि हमारा सन भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है क्या कि अर्थ से यानी कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है? सबसे नजदीक का तारा, तो हम लिखेंगे आंसर हमारा होगा सूर्य। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। जो रात के समय हम तो सूर्य को देखते नहीं है। अब क्यों नहीं देखते हैं? हम आगे पढ़ेंगे, जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रात के समय हम क्यों नहीं देख पाते हैं। आखिर हम 12 घंटे ही क्यों देखते हैं सन को? 12 घंटे क्यों नहीं देखते? तो वही बोल रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, यानी कि सूर्य के समान। सूर्य इतना बड़ा भी है और कुछ तो इतने बड़े बड़े हैं कि वो सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। अब सन से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे तो एक ही सन हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता गर्मी के दिनों में, तो हम उनकी उष्मा को कैसे टोलरेट करेंगे, ये बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं? तो वो इतने डिस्टेंस पे है ना, इतने दूरी पे है ना, कि उनकी उष्मा और प्रकाश ना हम फील नहीं करते, यानी कि हम महसूस नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। और ये क्यों अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसके कारण वो सब बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं और वो इतने चमकीले भी हैं। और क्या होता है कि उनसे हम हीट, यानी कि कहने का मीन्स है कि उष्मा और प्रकाश ना हम उनसे
उतनी फील नहीं कर पाते जितना कि हम सन से महसूस करते हैं, क्योंकि सन क्या है, उनसे बहुत ही नजदीक है, यानी कि हमसे, यानी कि स्टार से पास में है, जिसके कारण सूर्य की उष्मा और प्रकाश हम फील करते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगला लाइन की, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप जितना ही डिस्टेंस पे जाइए या कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, तो उस चीज को आप देखिए तो वो क्या होता है, छोटा दिखता है। नॉर्मल नॉर्मल साइज से क्या होता है, नॉर्मल आकार से क्या होता है, यानी कि जो सामान्य आकार उसकी होती है उससे तो छोटी दिखती है। तो यही होता है, कहने का मीन्स है कि जब भी हम किसी चीज को बहुत ही दूरी से देखते हैं तो वो जो हमारा वस्तु होता है वो छोटा दिखता है। क्या दिखता है, छोटा। अब जैसे ले लीजिए कि यहाँ पे दिया ही हुआ है एग्जाम्पल कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से किसी हवाई जहाज को देखते हैं तो हवाई जहाज लगता है कि एक चिड़िया के बराबर है। लेकिन अगर वही हवाई जहाज अगर नीचे, अगर सरफेस पे अर्थ को हम एग्जैक्टली देखें तो वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इसी यही कारण है कि जो स्टार होते हैं वो बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण वो छोटे दिखते हैं और उनकी उष्मा और प्रकाश को हम उतना फील नहीं कर पाते जितना कि हम सूर्य की करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। स्टार तो हमारे आकाश में बहुत होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, अलग अलग आकृतियों में देख सकते हैं। और यही जो आकृति होती है अलग अलग, ये हमारे ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे आकाश में स्टार हैं, इन स्टार की जो अलग अलग वेराइटी यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के समूहों की जो आकृतियां होती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल का नाम देते हैं। अब इस नक्षत्र मंडल में कुछ हम एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ स्टार्स को लेते हैं, यानी कि तारों को लेते हैं। तो इस नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर, या हम इसे बिग बियर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्सा मेजर, या हम इसे बिग बियर भी बोलते हैं। ये हमारा एक नक्षत्र मंडल का ही प्रकार है, पार्ट है। ठीक है, तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो कौन है हमारा, स्मॉल बियर या सप्तऋषि। तो हम इस पिक्चर में देखिए, जैसे ये एक लड़की है और ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, आकाश की तरफ देख रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 समूहों को, यानी कि 7 तारों को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं 7 तारे, ये कहलाते हैं सप्तऋषि। अब सप्तऋषि में ही आप देख सकते हैं कि जो वर्ड है हमारा, यानी कि सप्तऋषि, ये जो दिया हुआ है थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट। तो ये जो हमारा दिया हुआ है वर्ड सप्तऋषि, क्या है, सप्तऋषि। ठीक है, अब इसी वर्ड में है, सप्त का मतलब होता है 7, यानी कि 7। क्या होता है, 7। और ऋषि का मतलब होता है महात्मा। क्या होता है, महात्मा, या हम इसे बोल सकते हैं संत। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, अपने बहुत सारे सीरियल भी देखे होंगे, धारावाहिक भी देखे होंगे, कैसा जो भक्ति होता है उसमें भी सप्तऋषि के बारे में बात किया जाता है। जैसे यहीं पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे 7 तारे हैं। ये सप्तऋषि कोई और नहीं है, ये 7 तारों का एक पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा 7 तारों का ही एक समूह है। इसे हम स्मॉल बियर कहते हैं इंग्लिश में, या हम इसे सप्तऋषि का भी नाम देते हैं। यानी कि दोनों तरीके से अगर एग्जाम में आए तो हम दोनों तरीके, यानी कि दोनों, अगर कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहे तो हम लगा सकते हैं। ये जो 7 तारों का समूह है ना, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल में ही अर्सा मेजर है, और अर्सा मेजर का ही जो स्मॉल बियर सप्तऋषि है ना, ये अर्सा मेजर का ही पार्ट है सप्तऋषि। ये कोई अलग नहीं है, ये कोई अर्सा मेजर नहीं है, ये अर्सा मेजर का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आगे कि आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए। अब ये कोई एग्जांपल्स है, ये कह रहा है कि कोई भी इंसान से कि बोल रहा है कि आप आकाश में कोई यानी कि कुछ तारों को दिखाइए, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। अब न जाके हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है, कंपास निकल गया। क्या हो गया हमारे पास, कंपास आ गया, जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले तो ये था नहीं, पहले के लोग क्या करते थे, वो दिन के समय में सन को देख के अपने डायरेक्शन का पता करते थे और रात को तारों को देख के करते थे, क्योंकि रात को तो सन हमारा दिखेगा नहीं, तो रात को डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, कंपास तो है नहीं। आज तो हम लोग बस बहुत सारे फैसिलिटीज मिल गई है, कंपास हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिससे क्या करते हैं, डायरेक्शन की यानी कि दिशा का पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत प्राचीन समय में ये सब तो था नहीं, तो उस समय लोग क्या करते थे कि दिन में सन के माध्यम से अपने जो डायरेक्शन था, जो दिशा था, उसका पता लगाते थे। लेकिन रात में सन न होने के कारण क्या करते थे, तो तारों के माध्यम से अपनी दिशा का निर्धारण करते थे, ठीक है। तो आखिर ये कौन सा तारा था जिससे, ये तारे तो बहुत है, अब किस किस तारों को देख के अपने डायरेक्शन का पता लगाएंगे, अपने दिशा का पता लगाएंगे, किसी एक ही ना। जैसे कि सन हमारा एक है जो दिखता है, उससे ये अपने क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। तो वैसे ही ये क्या करते थे कि तारों की कोई एक तारा लेकर ये अपने दिशा का निर्धारण करते थे। जब इतनी बात हो गई तो वो तारा आखिर था कौन, तो वो जो तारा था ना, वो ध्रुव तारा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पोल स्टार। तो ये क्या है हमारा ध्रुव तारा, जो इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लड़की देख रही है जो ध्रुव तारे को, ठीक है। तो जब आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो आगे जो यहाँ पे लिख रहा है कि ये जो लोग थे ना, ये तारों को देख के करते थे, और ये जो तारा था ना ध्रुव तारा, ये हमेशा उत्तर की दिशा में आता था। इसकी जो प्लेस थी ना, इसकी जो जगह थी आसमान में, ये हमेशा उत्तरी दिशा में रहता था, जिससे कि वो लोग आसानी से इस स्टार को, इस तारा को देख के ना ये कंडीशन पता कर लेते थे कि हाँ ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, यानी कि हमारा उत्तर है। जब एक डायरेक्शन, अगर एक दिशा को अगर हम निर्धारण कर लें तो तीन दिशा अपने आप पता चल जाते थे, ठीक है। तो जैसे ये लड़की देख रही है, तो हम क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ पे सप्तऋषि है, तो हम सप्तऋषियों के माध्यम से ही उस स्टार को हम पता कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक तारा है और बहुत ही असंख्य तारे हमारे क्या है, आसमान में बिखरे पड़े हैं। अब हम उसमें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि पोल स्टार कहाँ है, ध्रुव तारा कहाँ है, तो कोई ना कोई एक तो उपाय होना चाहिए। तो जो लोग थे वो क्या करते थे कि सप्तऋषियों के माध्यम से ना उस ध्रुव तारा को खोज लिया करते थे और उसी के माध्यम से अपने दिशा का निर्धारण करते थे। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो लड़की है नीचे के यानी कि डाउनवर्ड में नीचे की तरफ जो दो स्टार है ना, इसी के सीध में यानी कि इसी के आगे पैरेलल ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो ये क्या होगा, हमें पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा मिल जाएगा। तो हम लोग जो ध्रुव तारा का निर्धारण करते थे, उसकी पता लगाते थे, तो इन सप्तऋषियों के माध्यम से ही हम ध्रुव तारा को खोज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहे हैं कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सप्तऋषियों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारा की पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये बोल रहा है कि चित्र 1.1 में देखिए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि चित्र 1.1 में जो ये लड़की है सप्तऋषियों के माध्यम से ध्रुव तारा को देख रही है, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए, यहाँ पे जो सप्तऋषि यानी कि कहने का मतलब सात सप्तऋषि है, तो ये जो दो सप्तऋषि है ना, ये संकेतन तारे हैं, यानी कि इन्हीं संकेतों से, इन्हीं के माध्यम से लोग जो थे, प्राचीन समय के लोग जो थे, एंशियंट टाइम्स के जो लोग थे, वो क्या करते थे कि ध्रुव तारा को देखते थे। तो ये जो दो तारे हो गए ना नीचे की तरफ के सप्तऋषि के, ये जो दो तारे, ये संकेतन तारे के नाम से लोग इसे पुकारते थे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है। तो ये बोला है कि संकेतन तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा। अब वहां पे तो आकाश में जाके हम लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते हैं,
तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि काल्पनिक अपने मन में मान लेते हैं, किसी के सीध में जाते थे और काल्पनिक रेखा मन में ही खींच लेते थे, उसके सीध में देखते थे कि उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता था। यानी किधर जाता था, ये ध्रुव तारों को इंगित कर देता था। ठीक है, तो अब आगे फिर पढ़ते हैं। अब आगे का लाइन जो बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था कि सन है, आकाश में बहुत सारे जो टिमटिमाते हुए और भी चीज दिखते हैं, पिंड दिखते हैं, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उन खगोलीय पिंडों में ने हमने पढ़ा क्या कि जिनके पास अपनी ऊष्मा है, अपनी प्रकाश है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। तो उन खगोलीय पिंडों में हमने क्या पढ़ लिया, तारों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमने पढ़ा कि बहुत सारे पिंड में है खगोलीय पिंडों में। तो उन तारों को अगर हम साइड कर देना तो कुछ पिंड है ना जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो आखिरकार ये जो प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते इनका नाम क्या है, क्योंकि जो प्रकाश और ऊष्मा जिनके पास है उनको तो तारे तारे बोलते हैं, और जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं है उनको क्या बोलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, तारों के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, यानी कि तारों से ही अपने प्रकाश को लेते हैं, लेकिन उनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश नहीं होती है, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रह। क्या होता है, ग्रह। और ये ग्रह कितने होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास ग्रह होते हैं 8 प्रकार के। अब ये कौन कौन से ग्रह हैं, तो पहले ये ग्रह वर्ड क्या है, अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जैसे दिया हुआ है क्या कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन ये प्लैनेट जो वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा प्लेंटिया से आया हुआ है। किस भाषा से आया हुआ है, प्लेंटिया से आया हुआ है। और जो प्लेंटिया होता है इसको ग्रीक भाषा में हम लोग वांडर बोलते हैं, यानी कि घुमंतु, यानी कि घूमने वाला, परिभ्रमक, यानी कि परिक्रमा करने वाला। यानी कि प्लेंटिया वर्ड से ही प्लेनेट आया है, और प्लेनेट का ही हिंदी मीनिंग हमारा होता है ग्रह। तो प्लेंटिया का मीनिंग हो गया हमारा वांडरर, यानी कि घुमंतु, या हम इसको बोल सकते हैं परिभ्रमक, यानी कि परिक्रमा करने वाला, इधर उधर भटकने वाला, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। अब उसमें हमारा कौन कौन सा है प्लेनेट में, तो पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। अब उसी प्लेनेट में एक प्लेनेट हमारा है पृथ्वी, जिस पे हम क्या करते हैं, हम रहते हैं। और यह एक ग्रह है, क्या है, यह भी एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। यही नहीं, जितने भी ग्रह है ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी ऊष्मा तो उनके पास है नहीं, वो प्रकाश और ऊष्मा इन तारों से ही एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उन तारों से ही लेते हैं। अब उस तारों में क्या है, सूर्य है। अब कह रहा है कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब हम सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, तो कि हमारा जो पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो हमारा क्या है, सूर्य। तो कह रहे पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम रात को देखते हैं कि हमारे जो चंद्रमा होता है वो गेंद की तरह, गेंद की भांति दिखता है और बहुत ही चमकीला होता है। तो वैसे ही अगर हम इसी पार्ट को चंद्रमा से देखें ना, तो हमारी पृथ्वी जो होगी ना इसी तरह चमकीली दिखेगी। लेकिन कैसी दिखेगी, तो ब्लू कलर की दिखती है। अब ये ब्लू कलर क्यों दिखती है, आखिर ये ब्लू क्यों दिखती है, अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, आखिर ये नीला क्यों दिखती है। तो ये पानी के कारण, बहुत सारा पानी है हमारे अर्थ पे ना, 2/3 पार्ट में ही पानी है। ठीक है, 2/3 पार्ट पानी है हमारे अर्थ पे। ठीक है, लगभग 66.66 डिग्री के आसपास हमारा, यानी कि 66.66% में हमारा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ रोचक चीज लिखा हुआ है, ताकि रोचक चीज जैसे कि कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताया, तो पहले हम समझ लेते कि हमारे जो प्लैनेट्स है वो कौन कौन है। तो अगर हम सन ले लें, चलिए पहले प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला प्लैनेट है वो हमारा है बुध। क्या है, बुध। फिर कौन है, हमारा है शुक्र। कौन है, शुक्र। फिर हमारा जो प्लैनेट है तीसरा वो है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद हो गया बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति।
और बृहस्पति के बाद आ गया हमारा शनि, शनि के बाद आएगा अरुण, और वरुण के बाद आता है वरुण। ठीक है, ये जो हमारे प्लेनेट है 8 प्लेनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं ये 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, अब हम इन अर्थ यानी कि इन ग्रहों को ना अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रोचक बातें, जैसे कि इसमें पृथ्वी है ना और बृहस्पति भी है। तो देखो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अब ये जो यूरेनस है ना, ये तो इंग्लिश मीनिंग है तो इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यूरेनस किसको बोलते हैं? तो अरुण को, अरुण को क्या बोलते हैं हम लोग? यूरेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीनिंग में इसे यूरेनस बोलते हैं। तो ये जो रोचक तथ्य दे रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस यानी कि अरुण, अब वरुण नहीं अरुण, इन तीनों ग्रहों के चारों तरफ छल्ले हैं, लेकिन आपको दिखेंगे छल्ले सिर्फ एक ही ग्रह में, और वो है हमारा शनि ग्रह। ठीक है, तो ये जो दे रहा है ना कि छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों के बने पट्टियों हैं, पट्टियां, छोटे छोटे पिंड इसके चारों तरफ है ना, यही छल्ले होते हैं। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी के इन छल्लों की, यानी पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, यानी कि हम लोग नंगी आंखों से इन चीजों को यानी कि इन पिंडों को नहीं देख सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये पिक्चर हम देख सकते हैं, इस पिक्चर में कि जो हमारा ये सौर मंडल है, मान के चलिए पूरा कंप्लीट सौर मंडल है। ठीक है, ये सौर परिवार है, एक परिवार होता है, उसका मिडिल में मान के चलिए कि एक फैमिली होती है। तो उस फैमिली में क्या होता है, अगर दादाजी हैं तो दादाजी हेड होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है यहाँ पे कि ये पूरा एक सौर परिवार है। क्या है? सौर परिवार, जिसका हेड क्या होता है? सन होता है। क्या होता है? सन, यानी कि सूर्य। ये हमारा सूर्य है और ये क्या है? हेड है। ठीक है, अब हेड होने का मतलब क्या? ये बीच में है सौर मंडल का। अगर मैं बोलूं कि सेंटर कौन है, यानी कि सौर मंडल का केंद्र कौन है, तो सौर मंडल का केंद्र हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और ये जो सारे ग्रह है ना, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर ही चक्कर लगाते हैं। और ये किस फॉर्म में लगाते हैं? होना चाहिए ना कि किस प्लेस पे, किस पाथ पे लगाते होंगे। तो देखिए, ये जिस पे चलते हैं ना, चलते हुए घूमते हैं ना, उसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं और हिंदी में पथ बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म में? तो देखिए, ये जो सन है ना, मान के चलिए सन हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे इलिप्टिकल फॉर्म में, दीर्घ वृत्ताकार फॉर्म में ना, ये सारे ग्रह मूव करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूर्य है वो क्या है? सौर मंडल का सेंटर है, केंद्र है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सूर्य है वो उनसे ग्रहों की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कंडीशन, जैसे क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, तो सबसे नजदीक में है बुध। क्या है? बुध, जो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है? सूर्य, सॉरी शुक्र। क्या है? शुक्र है। और मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। तो जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी कि दूरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ग्रहों को। तो सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं यानी निवास करते हैं, और चौथा ग्रह आता है हमारा मंगल। उसके बाद आता है हमारा क्या है? जुपिटर, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। यह हमारा है जुपिटर। ठीक है, फिर हमारा जो 6th नंबर पे आता है वो है शनि, 7th नंबर पे आता है यूरेनस, जिसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं यानी कि अरुण बोलते हैं, और चौथे नंबर पे यानी कि 8th नंबर पे आता है हमारा नेपच्यून, यानी कि जिसको वरुण बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमारे 8 ग्रह हैं।
अब जैसे यहाँ पे दिया है कि मंगल और बृहस्पति, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं सबको, छोटे छोटे जो ये पिंड दिख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या है हमारे? क्षुद्र ग्रह। तो क्वेश्चन आता है क्या कि बताओ कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? तो वो होते हैं हमारे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लेकिन ये क्षुद्र ग्रह कोई और पार्ट्स नहीं है, ये ग्रहों के ही टकराने से छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज दिया है छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पे बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि आसमान में देखने वाला चंद्रमा, जो आकाश में हम चंद्रमा को देखते हैं ना रातों में, एक उपग्रह है। ये क्या है? उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है। और यह हमारी पृथ्वी का सहचर, तो ये जो हमारा चंद्रमा है ये क्या है? हमारा एक उपग्रह है। और ये कैसा उपग्रह है? तो ये एक नेचुरल उपग्रह है। क्या है? ये प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ लोग यानी कि मैनमेड होता है, यानी कि मानव निर्मित उपग्रह, और एक प्राकृतिक उपग्रह। तो जो चंद्रमा है ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। और ये इकलौता उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। ठीक है, तो जो चंद्रमा है वो एक इकलौता उपग्रह है ये पृथ्वी का, और इसका सहचर यानी कि इसी के जैसा, तथा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी कि मान के चलिए कि हमारा ये पृथ्वी हो गया, तो इसके चारों तरफ चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये चक्कर लगाते रहता है। तो कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी जैसे हमारा ग्रह है वैसे ही और 7 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा, अब ये बार बार जो चंद्रमा वर्ड यूज करेगा ना, अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी वाला ही चंद्रमा है, नहीं। हम सैटेलाइट को भी चंद्रमा बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको भी चंद्रमा बोलते हैं। तो सबके पास ना अपनी अपनी चंद्रमा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि पॉइंट हमारा है सौर मंडल। ठीक है, अब ये सौर मंडल क्या है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि इसमें क्षुद्र ग्रह आ गया। अब ये क्षुद्र ग्रह जो है, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो मंगल ग्रह है, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। तो सौर मंडल में क्या है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। जैसे कि अन्य खगोलीय पिंड में जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। ठीक है, उल्का पिंड हो गया। तो सौर मंडल का निर्माण होता है, यानी कि जब सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया और इनके उल्का पिंड मिलके जब ये बनते हैं, तो इन्हीं से मिलके हमारा सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया जो होता है वो क्या होता है? जिसका हेड कौन होता है? सूर्य होता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे शब्द क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो ये हमारे ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, यानी कि इनके ऑर्बिट में, यानी कि इनके पथ में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया हुआ है और ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट को थोड़ा हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य जो थे, सोल, सूर्य का देवता। ठीक है, सूर्य क्या थे? वो सोल यानी सूर्य का देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य। सौर मंडल में जो सौर है ना, उसका मतलब ही होता है सूर्य, यानी कि सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों का मतलब ये सब कोई बात नहीं है ये। अब यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है क्या कि जो सौर मंडल में सौर वर्ड है वो सूर्य से संबंधित है। ठीक है, और पौराणिक रोमन कहानियों में ना सोल का मतलब सूर्य, सूर्य से संबंधित था, उसी से ये बना हुआ है।
ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये कोई वर्ड है नहीं, जैसे कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी, और हिंदी में बोलते हैं भूगोल, ठीक है, भूगोल। भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, और गोल, यानी कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, ठीक है। यही यहाँ पे इस पॉइंट में ना ये बताया जा रहा है। तो जियो यहाँ पे जो वर्ड है ना, इसी का मतलब होता है क्या, एक ग्रीक वर्ड है, ये क्या है हमारा, ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग होता है अर्थ, ठीक है, ज्योग्राफी में, और इसी से बना है। यानी कि ज्योग्राफी में हम क्या कहते हैं, यानी कि हम ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि हम इसको एक लाइन में बोले तो जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहते हैं। या हम अगर इसे हम इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। या इस ज्योग्राफी में ना, इस ग्राफी यानी कि ग्राफी का मतलब या तो स्टडी, या हम इसको डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि अर्थ के बारे में जब विवरण किया जाता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, विवरण देना, यानी कि जब हम अर्थ के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन देंगे, यानी कि बहुत सारे विवरण देंगे, तो हमारा क्या होगा, अर्थ के बारे में अध्ययन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ज्योग्राफी बोलते हैं, यानी कि जियो प्लस ज्योग्राफी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम पढ़ते हैं पहले सूर्य के बारे में। अब सोलर सिस्टम का पहला पॉइंट जो हेड होता है सूर्य, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये बोल रहा है क्या कि सूर्य जो होता है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। क्या है, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा भाग है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है, ये बहुत ही बड़ा भाग है और ये बहुत ही गर्म गर्म गैसों से बना हुआ है, और इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। तो ये क्या करता है सूर्य, अभी हमने पढ़ा था हम लोगों ने क्या कि सूर्य जो होता है वो क्या करता है, सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य क्या होता है, वो सूर्य जो होता है वो हेड होता है। तो मान के चलिए कि हमारा ये हो गया एक सूर्य, छोटा सा मैंने ये सूर्य बना दिया, और इसके चारों तरफ इसके पथ पे यानी कि ऑर्बिट पे बहुत, यानी कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना, 8 प्लैनेट्स, ये ऐसे घूमते रहते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे। तो सन क्या करता है, सूर्य क्या करता है, इनको बांध के रखता है अपने पुलिंग फोर्स से, यानी कि अपने खिंचाव बल से ये इनको बांध के रखता है कि अपने ये ऑर्बिट में ही घूमते रहें, इनको बाहर अपने पथ से यानी कि ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देता है। तो जो सूर्य होता है ना, ये अपने खिंचाव बल से इसे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि पूरा जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल को सूर्य अपने खिंचाव बल से बांध के रखता है। अब जब यहाँ बोल रहा है कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं उनको जो सूर्य और उष्मा यानी प्रकाश और उष्मा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है, लेकिन हमें इसकी अत्यधिक तेज उष्मा का महसूस, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक तेज उष्मा का महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सन तो है, इसके पास इतनी लाइट है, इतनी उष्मा है कि ये एक ही क्षण में किसी चीज को बर्न कर सकता है, जला सकता है, जला के राख कर सकता है। लेकिन ये इतना डिस्टेंस है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, अर्थ से सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी के बावजूद यानी कि इसी के कारण हम इसके अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते। और ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस पे है और ये सबसे नजदीक का तारा भी है, और होते हुए भी क्या है, ये इतनी डिस्टेंस पे है। तो सोचिए कि अदर जो यानी कि जो दूसरे तारे हैं वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, जो एकदम एक चींटी के समान दिखते हैं, और उनकी उष्मा को और प्रकाश को हम तो फील ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं ग्रह के बारे में। आइए ग्रह वर्ड पढ़ते हैं। अब ये ग्रह क्या है, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो सूर्य के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो पहले नंबर पे आता है सबसे नजदीक में बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति, नेक्स्ट शनि, यूरेनस एंड और नेपच्यून। यानी कि ये जो लाइन दिया हुआ है ये है सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि
पृथ्वी जो है सन से डिस्टेंस यानी कि दूरी के अनुसार ये किस नंबर पे आता है, तो हमारा पृथ्वी जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। देखिए तो बुध हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड हमारा है शुक्र, थर्ड पे आता है पृथ्वी, फोर्थ पे आता है मंगल, फिफ्थ पे आता है बृहस्पति, सिक्स्थ पे है शनि, सेवेंथ पे यूरेनस, और हमारा जो लास्ट वन है यानी कि नेपच्यून वो है एट्थ पे आता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ट्रिक दिए हुए हैं जैसे कि हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। कहने का मतलब है कि माई, अब माई में क्या है, एम है। अब एम इंग्लिश बुद्ध जो होता है ना उसका इंग्लिश वर्ड मरकड़ी होता है। अब मरकड़ी में हमारा एम क्या है, एम से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मरकड़ी हो गया, एम डिनोट किसको करेगा, मरकड़ी को। वेरी में भी जो है वेनस यानी कि शुक्र को डिनोट करेगा। इफिशियंट में जो ई है ना वो क्या करेगा, हमारा अर्थ को डिनोट करेगा। मदर में एम जो है ये मार्स को डिनोट करेगा यानी कि मंगल को डिनोट करेगा। जस्ट में जे जो है जुपिटर को यानी कि बृहस्पति को। सर्व में जो एस है वो सैटर्न यानी शनि को। यूरेनस में यू जो है वो यूरेनस में, अस में जो यू है यूरेनस को करेगा यानी अरुण को करेगा। और नट्स में जो एन है वो हमारा नेपच्यून को करेगा। और ये हमारा लास्ट वन है यानी कि लास्ट एट्थ है जिसको हम वरुण भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है क्या कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सौर मंडल में जो जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित यानी कि एक निश्चित पथ पे सूर्य के चारों तरफ लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये पुलिंग फोर्स यानी कि ये क्या करता है, अपने बलों को यानी कि बांध के रखता है, कौन, सूर्य। फिर कह रहे ये रास्ते जो होते हैं ना, अभी हमने बता भी दिया कि ये दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल फॉर्म में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। और ये जो चलते हैं ना अपने ऑर्बिट पे ऐसे, इसको हिंदी में कक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। अब बोल रहा है कि बुध शुक्र के सबसे नजदीक का तारा, अब हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ ही लिए हैं तो अब आसानी से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, आसानी से ये निर्धारित कर सकते हैं कि सबसे नजदीक का कौन है, सबसे लास्ट का कौन है, बीच में दूसरे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे कौन आता है, पांचवें नंबर पे कौन आता है, वैसे हम पता लगा सकते हैं। तो अब ये बुध के बारे में बोल दिया तो बुध सबसे नजदीक है, और नजदीक है तो ये क्या करता है कि 88 डेज में ना ये क्या करता है, कंप्लीट चक्कर लगा लेता है सन का, यानी कि एक परिक्रमा कर लेता है सन के चारों तरफ ना, एक बार टर्न कर जाता है यानी घूम जाता है 88 डेज में। शुक्र को पृथ्वी की जुर्वा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, शुक्र को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुर्वा ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी की बहुत सारा नाम है, पृथ्वी की जुर्वा ग्रह बोलिए, या पृथ्वी की भगनी बोलिए, पृथ्वी की जुर्वा बहन बोलिए, या गर्म ग्रह बोलिए, या सबसे ज्यादा लाइटेस्ट प्लेनेट भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा इसका नाम है। आखिर ये क्यों जुर्वा बहन कहलाती है, इसकी भगनी क्यों कहलाती है पृथ्वी की, क्योंकि आकृति में पृथ्वी के समान है। ठीक है, अब कह रहा है कि अभी तक प्लूटो को भी हम लोग ग्रह माना जाता था। एक प्लूटो जो ग्रह था हमारा उसको हम ग्रह ही मानते थे, लेकिन क्या हो गया, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी कि हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006, ठीक है, यानी कि बहुत दिन यानी कि आज से यानी कि 14 साल पहले ही ये 2006 में क्या हुआ था कि एक बैठक हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, अब उसमें कौन थे, 2003 UB313 सीरस नाम था, तथा प्लूटो, ये दो जो अब ये कह रहा है कि और भी खगोलीय पिंड जो थे इसके नाम में यानी कि जितने भी और खगोलीय पिंड खोजे गए थे तथा उसमें प्लूटो भी था, यानी कि इन सारे खगोलीय पिंडों को ना बौने ग्रह में हम लोग बोल दिए, यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि बौने ग्रहों के नाम से जाने लगा। और इसे हम लोग क्या कर दिए कि हम लोग ग्रह के मान्यता से बाहर कर दिए। तब से हमारा क्या हो गया, 8 यानी कि 8 ग्रह हो गए। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। आखिर ये पृथ्वी क्या है, तो कह रहे क्या कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ ही लिए हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि हमारा जो ग्रह है वो तीसरा नंबर पे आता है, तीसरे पोजीशन पे आता है।
आकार में यह पांचवा है। अब हम ये तो पढ़े थे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि दूरी के अकॉर्डिंग पढ़े थे, लेकिन आकार में जो हमारा अर्थ है ना, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि इससे 4 और बड़े बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह हम लेते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। उसके बाद हमारा शनि आ जाता है। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब हम लोग आगे ही पढ़ लिए थी, अब आप बहुत जब आगे पढ़ेंगे, यानी कि ज्योग्राफी 6 क्लास के जब सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे ना, इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भू की आकृति, यानी कि इस पृथ्वी की आकृति क्या है। ये क्या हो ना, उत्तर और दक्षिण दिशा में ना चपटी है थोड़ी सी ध्रुवों पे, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहते हैं, यानी कि आभू आभ, और भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। अब कह रहे कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः जैसे कि केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अगर 8 ग्रह है ना हमारे सौरमंडल में, तो इकलौता हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे ह्यूमन यानी कि मानव सर्वाइव, यानी कि कहने का मीन्स है इस पे जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इस अर्थ पे ना वो एलिमेंट्स हैं, वो आवश्यक चीजें हैं जो जीने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब इसमें क्या क्या है आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसे कह रहा है कि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, पानी भी है वायु भी। अब जीने के लिए क्या चाहिए? पानी तो चाहिए ही, हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हवा से मिलता है। अब हवा जो है वायु है, और वायु में क्या होता है? बहुत सारे गैसेस मिले होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ ऑर्गन्स जैसे कि बहुत सारे अदर गैसेस भी होते हैं। तो जैसे कि पानी है, वायु है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पानी और वायु और हमारा भूमि यानी कि जो अर्थ, यानी कि हम पढ़ेंगे आगे जाके, यानी कि जो यानी कि सॉलिड पार्ट भी होना चाहिए जिसपे हम रहते हैं, पानी में तो रह नहीं सकते। तो वही बोल रहा है कि पानी पीने के लिए और वायु सांस लेने के लिए जरूरी है। इसलिए ये क्या होता है कि हमारे जीवन के लिए एक इसेंशियल पार्टिकल्स है, यानी इसेंशियल पार्ट्स है, यानी कि आवश्यक पार्ट्स है। अब कह रहा है कि आगे कि वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस, अब ये वायु में अभी मैंने बता दिया, तो इसमें कौन सा आवश्यक गैस है? ऑक्सीजन मौजूद है। बिना ऑक्सीजन के तो हम जी भी नहीं सकते हैं ना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, और इन्हीं कारणों से क्या है हमारा अर्थ पृथ्वी यानी कि जो है ये सबसे अद्भुत ग्रह है। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले ग्रह का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। जब हम अर्थ को ना यानी कि अपनी पृथ्वी को चंद्रमा से ही जाके देखें तो हमारा जो अर्थ है ना वो नीले ग्रह नीले रंग का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इस पे पानी इतनी मात्रा में है ना, 2/3 पानी है, यानी कि 2/3। अगर इसको परसेंटेज में अगर हम चेंज करें ना तो ये हमारा हो जाएगा 66 यानी 66.66%, यानी कि 33.33% में ही हमारा भू कहने का मतलब सॉलिड पार्ट है अर्थ का, और 66.66 पार्ट में ना क्या है? पानी ही पानी है, जिसके कारण हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का यानी कि नीले ग्रह दिखाई देता है, जिसे हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंद्रमा। जैसे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है कि प्रकाश की गति, जैसे यहाँ पे दे रहा है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड है। इसी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की गति मान के चलिए कि आप बाइक चलाते होंगे तो अगर 100 किलोमीटर आसपास जाने के बाद लगता है कि कहाँ पे आ गए, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रकाश की गति जो है, सॉरी यहाँ पे जो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सॉरी किलोमीटर प्रति सेकंड है, आवर में भी नहीं है, सेकंड में है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करता है प्रकाश, लेकिन अर्थ तक पहुंचने में इसको 8 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। आगे ये जो दे रहा है रोचक तथ्य कुछ यहाँ पे कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग जो तो पहले व्यक्ति थे, ऐसे तो ये अकेले गए नहीं थे,
ये जो प्लेन में गए थे ना, यानी कि जो यान पे गए थे उसका नाम था अपोलो। अब ये जब गए थे उसके उस पे, तो उस पे ये नहीं थे, ये 3 पर्सन और थे। तो 2 पर्सन जो थे ना वो चंद्रमा पे उतरे हुए थे। पहला जो पैर था वो नील आर्मस्ट्रांग का ही था, लेकिन जो थर्ड पर्सन थे ना वो कोई चंद्रमा पे नहीं गए थे, वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ही वो क्या कर रहे थे, घूम घूम के देख रहे थे। ठीक है, यानी कि वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ही थे, वो चंद्रमा की सतह पर नहीं गए थे। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पे सबसे पहला जो पैर रखने वाले व्यक्ति हैं वो है नील आर्मस्ट्रांग, जो कि यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये हमारे कहाँ के हैं, नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो कहाँ के, यूएसए के हैं। और इनके साथ और भी 3 पर्सन गए थे। और ये कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपने कदम को रखे थे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यूएसए है, यूएसए देश, ये चंद्रमा यानी कि चंद्रमा पे सबसे पहली बार अपने यान को भेजा था। यानी कि उस पे इसी के व्यक्ति यानी कि नील आर्मस्ट्रांग ही अपने पैरों को रखे हुए थे। अब पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा हमारा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो कह रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। और कैसा उपग्रह, पृथ्वी के तो बहुत सारे उपग्रह है, लेकिन ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, मैनमेड उपग्रह नहीं, मैनमेड तो बहुत है, लेकिन चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह है। और सिर्फ इकलौता ही चंद्रमा है उपग्रह में, इसके बावजूद प्राकृतिक उपग्रह अर्थ की यानी पृथ्वी की कोई नहीं है। इसका जो व्यास है ना, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर मैं मान लूं कि अगर पृथ्वी की डायमीटर यानी कि व्यास अगर 4 है, मान रहा हूं बट इतनी है नहीं, 4 है, तो जो हमारा चंद्रमा की व्यास होगी ना वो मात्र 1 किलोमीटर की होगी। अगर ये 4 किलोमीटर का है ना तो ये 1 किलोमीटर की ही होगी, यानी 1/4 है अर्थ का। अगर मैं कट करूं तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यानी कि अब इससे सोच सकते हैं कि हमारी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से क्या है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा से हमारी पृथ्वी जो है वो 4 गुना बड़ी है। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, देखते हैं तो क्या होता है, आकाश में बड़ा दिखता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही नजदीक है, यानी कि बहुत ही पास में आता है। ठीक है, अब जैसे कि सन के बारे में हमने पढ़ा था कि सन हमारा 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये जो हमारा चंद्रमा है ना ये क्या है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ये तो लाख में है। अब मान सकते हैं आप कि 100 लाख बराबर क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो सन कितने दूरी पर हो गया, 15 करोड़। अब सोच सकते हैं कि चंद्रमा से कितना ज्यादा डिस्टेंस पे है। आगे देखते हैं, ये जो हमारा है ना ये अपोलो यानी कि ये रॉकेट है सब। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि अंतरिक्ष में जो जाता है रॉकेट पे बैठ के ही नहीं चला जाता है, रॉकेट में पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये देखिए रॉकेट निकला यहाँ से, सेटेलाइट जा रहा है, तो रॉकेट का कुछ भाग, पहला भाग यहाँ से क्या हो गया, टूट के निकल गया, यानी कि हट जाता है, यानी कि पावर देता है और जहां तक इसकी पावर खत्म होती है ये इससे बाहर हो जाता है। उसके बाद दूसरा पावर कनेक्शन होता है, इसे पावर देता है और ये आगे बढ़ते चला जाता है और ऐसे खुल के ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो रॉकेट जैसे जाता है ना ऐसे, ये रॉकेट ऐसे ही नहीं जाता, इससे क्या होता है कि इसमें से सैटेलाइट्स निकल जाते हैं ऐसे। ठीक है, लास्ट में जाकर, तो मैंने पहले ही बता दिया था उपग्रह प्राकृतिक भी होता है और मैनमेड भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ उपग्रह जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं, जब से ग्रह होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो हमारे उपग्रह क्या है, वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह वो तो हो गया प्राकृतिक उपग्रह, लेकिन हम मानव निर्मित उपग्रह के बारे में अगर पढ़ें तो ये बोल रहा है कि एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम का मतलब हो गया कि मानव के द्वारा बनाया गया, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये सैटेलाइट्स है, जैसे कि हम टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या मोबाइल से हम बात करते हैं, तो अमेरिका से भी हम बात कर सकते हैं, अमेरिका में कोई पर्सन है तो इंडिया में कोई पर्सन, तो बातें करते हैं। लेकिन ये कैसे बातें करते हैं, ये सब के सब जो होते हैं ना, ये सब सैटेलाइट के कारण ही हम ये सब कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट होते हैं रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी का की जो कक्षा में अस्थायी कर दिया जाता है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में अस्थायी कर देते हैं इस चीज को, और वो पृथ्वी के चारों तरफ लगता है चक्कर लगाने।
ये भी हमारा क्या है, मानव, इसीलिए हम बोलते हैं इसको मानव निर्मित उपग्रह ये हो गया, ये भी उपग्रह ही है लेकिन ये मानव के द्वारा भेजा गया उपग्रह है। अब कह रहा है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में सारे देश अपने अपने उपग्रह भेज चुके हैं, लेकिन भारत के कुछ उपग्रह हैं जिसके नाम है इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि, ठीक है, और भी है। चलिए तो अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। जैसे दे रहा है क्या कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो 365 डेज में क्या करती है, सन का चक्कर लगाती है, वैसे ही जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में ही पूरा कर जाता है, और इतने ही दिनों में अपने अक्ष पे भी घूम जाता है। एक बात याद रखिए कि तो यानी कि अक्ष पे घूमना और ऑर्बिट पे जाना यानी पथ पे घूमने अंतर होता है। अगर ये चंद्रमा ऐसे एक्सिस का मतलब इस पे गोल गोल घूम रहा है, और पथ का मतलब, ऑर्बिट का मतलब हो गया कि जैसे ये हो गया आपका कभी चंद्रमा यहाँ पे ऐसे ऐसे ये घूम रहा है अपने इसके ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो ये जितने दिनों में ये पूरी अर्थ का एक चक्कर लगाता है ना, तो ये अपने पॉइंट पे यानी कि अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ये भी एक बार ये 27 दिन में अगर पूरा अर्थ का चक्कर लगाता है तो इतने ही दिनों में अपने अक्ष पे भी घूम जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं होती है, यानी कहने का मतलब है चंद्रमा पे जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, वहां पे हम नहीं रह सकते। वहां पे यहाँ न पानी है न वायु है, न पानी है न वायु है, तो वहां पे रह के करेंगे क्या। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे भी हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जैसे कि पूर्णिमा के दिनों में हम देखते हैं क्या कि चंद्रमा पर काले काले धब्बे दिखते हैं, वो क्या है, यही सब ये पठार हो गया, जैसे कहना पर्वत हो गया, मैदान हो गया, गड्ढे गड्ढे हैं, इन्हीं सब की छाया है वो सब। नेक्स्ट वन है जैसे कि अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तो कह रहे हैं कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इन पिंडों को, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह है पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों के टूटकर अलग हो गए, ठीक है। यानी कि क्षुद्र ग्रह कोई और भाग नहीं है, ये ग्रहों के ही पार्ट हैं जो कि बहुत पहले, बहुत साल पहले ये ब्लास्ट के कारण यानी कि विस्फोट होने के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है उल्कापिंड। क्या है हमारा उल्कापिंड, तो ये कह रहा है क्या कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो उल्कापिंड है ना, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, कभी कभी ना ये नजदीक हो जाते हैं, पृथ्वी पे गिरने को होते हैं, लेकिन जब ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसमें मिलते हैं यानी कि जब इसके यानी कि इसकी कक्षा में अगर इन करता है ना, तो ये फ्रिक्शन करने लगता है वायु से, यानी घर्षण करने लगता है, और इस घर्षण के कारण ये गर्म हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो कोई गर्म होगा तो वो क्या होता है, जलने लगता है। और ये क्या होता है कि जब गर्म होता है जलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जलने के बाद क्या होता है कि ऊपर ही ये क्या होता है, जल के राख हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ उल्कापिंड ना बिना जले हुए अर्थ पे आके गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर लिख रहा है यहाँ पे कि फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब ये जलते हैं ना तो लाइट निकलता है इनसे, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे कि धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और जब पृथ्वी पर गिरती है ना तो पृथ्वी पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गड्ढा हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये चमकदार एक रास्ते दिख रहा है ना पिक्चर में। तो आखिर ये क्या है, तो ये लाखों तारों का समूह है। ये क्या है, लाखों तारों का समूह है, इसमें बहुत सारे तारे हैं, लाखों तारे हैं। और यह पट्टी आकाश गंगा यानी क्या है, आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग मिल्की वे बोलते हैं,
ठीक है। और ये पट्टी किसकी है? आकाशगंगा की है। और हमारा जो सौर मंडल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे आकाशगंगा का ही एक भाग है, ठीक है। यानी कि आकाशगंगा का ही एक भाग सौर मंडल है। अब सोच सकते हैं कि एक आकाशगंगा में कितने सौर मंडल हो सकते हैं। फिर बोल रहा है कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती गंगा से की गई है, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत में जैसे कि ये, अब मान के चलिए कि ये ऐसे है, नदी की तरह बढ़ रहा है, तो इसे क्या कर दिया गया प्राचीन में? इसे बहती गंगा का नाम दे दिया गया, ठीक है। और जिस प्रकार इस प्रकार इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। अब आकाश में जो गंगा की तरह दिखा तो उसका नाम आकाश में है, और गंगा की तरह भांति बोला तो उसका नाम रखा गया हमारा आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, यानी करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे सौर मंडल एक क्या होते हैं? आकाश गंगा में होते हैं, और बहुत सारे जब आकाश गंगा मिलते हैं ना तो एक ब्रह्मांड बन जाता है। क्या बनता है? एक ब्रह्मांड बनता है। अब सोचिए कि बहुत सारे आकाश गंगा मिलेंगे तो ये ब्रह्मांड का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। एक तो हम लोग इतना ही छोटा सौर मंडल को ही इतना बड़ा देखते हैं, तो सोच के सकते हैं कि जो सौर मंडल है वो तो आकाश गंगा का एक भाग है, और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनता है। तो सोचिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। फिर कह रहा है कि ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा है। वैज्ञानिक जो है ना, साइंटिस्ट, अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे ही हैं, यानी कि अभी भी उनको कंप्लीट जानकारी, यानी कि पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके कारण इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये ज्योग्राफी का, यानी कि 6 क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 था, जिसे आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो कल हम लोग इसके सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।